हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इग्नू के सिलेबस में इम्पोर्टेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है। MPS 003 इस जो बुक है इसका जो नाम है, कोड है, एंड इसका नाम है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट 27। तो देखिए, बुक 1 का हम टाइटल्स में देख लेते हैं। यूनिट 1 हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो आज का जो हम इम्पॉर्टेंटली यूनिट है वो यूनिट 1 है, जिसका नाम है लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। विदाउट एनी फर्दर डिले हम यूनिट 1 को जो है कवर करना शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 का नाम है लेगेसी ऑन नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। सब चीज़ कवर करेंगे हम बहुत ही ईजी वे में और ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये आपको इग्नू के मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे हम लोग रीड नहीं करेंगे, इंग्लिश में ये दिया हुआ है, बस इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं, जिससे हमें इसके पूरे पैराग्राफ का क्रक्स जो होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो समझ में आ जाए। तो क्या गया है इस पैराग्राफ के अंदर? इसमें यही कहा गया है कि इंडिया के लोगों की जो विकास की इच्छाएं थी, डेवलपमेंट की जो इच्छाएं थी, एस्पिरेशंस जो थी, ओके, वो धीरे धीरे जो किस में बदल गई, फ्रीडम मूवमेंट में जो है बदल गई। यानी कि अब अलग अलग चरण आए, स्टेजेस आते हैं इसके अंदर, उसमें उसके ज़रिए सामने आती है लोगों की इच्छाएं जो उनको किसके प्रति थी, डेवलपमेंट के प्रति थी, विकास के प्रति थी। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति जो होती है, हम सभी को पता है 1857 का रिवोल्ट क्रांति। और उसके बाद के जो ट्राइबल यानी आदिवासी जो लोग होते हैं, तो ट्राइबल उनके साथ क्या होता है, विद्रोह होता है, एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट होता है, और फिर जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ होता है ये सब चीज़ें। ये आंदोलन ज़्यादातर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल हुआ करते थे। मतलब कि इनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिशों को हटाना, जो ब्रिटिश लोग हुकूमत कर रहे हैं उनको हटाना इनका एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन बाद में 19th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, 19th सेंचुरी के अंदर के आखिरी हिस्से से, जो 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से से जो किसानों के संघर्ष थे, पीजेंट स्ट्रगल यहाँ पे कहा गया है, पीजेंट्स के स्ट्रगल्स जो थे हुए, बाद में किसानों का संघर्ष देखने को मिला। उनके जो एक आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, आर्थिक पहलू सामने आते हैं। ये किसान जो थे वो ज़मीन पर लाने वाले अत्यधिक लगान, जो ज़मीन कर लगते हैं ना, ज़मीन पर लगने वाले ज़्यादातर लैंड रेवेन्यू जो होता है, अत्यधिक लगान लैंड रेवेन्यू के खिलाफ लड़ रहे थे। वो कहते थे भाई इतना टैक्स क्यों दें हम, ओके, जो ब्रिटिश रूल के साथ ही आया था। कौन लेकर आया था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाला सिस्टम? ब्रिटिश लोग लाए थे। इसके खिलाफ कौन लड़ रहे थे? पीजेंट स्ट्रगल हो रहे थे बहुत सारा। हालांकि हर किसान को कॉलोनियल सिस्टम का डिटेल में पता नहीं होता था। हर किसान जो है वो नहीं जानता है कि व्हाट इज़ कॉलोनियल सिस्टम, ब्रिटिश आ रहे हैं, क्या है ये सब, डिटेल में कुछ पता नहीं होता था हर किसान को। लेकिन फिर भी जो है वो लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो इसका फ़ायदा कौन उठाता था? जो बीच के ज़मींदार लोग होते हैं, मजूमदार जो होते हैं बीच के, ठीक है, वो इस पर निकलता था, गुस्सा जो होता था उनका इस पर निकलता था। फिर हम देखते हैं कि बाद में क्या होता है, आफ्टर द कंसोलिडेशन, बाद में 1858 के अंदर, 1858 में जब ब्रिटिश रूल पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया, मतलब पूरी तरीके से कंसोलिडेशन हो चुका था उसका, तो नए नए संगठन और आंदोलन बने। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स आई। उसमें क्या होता है, सामने आए बहुत सारे अलग अलग, उसमें संवैधानिक तरीके से यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट करते हुए संवैधानिक तरीके से स्ट्रेटजीज वगैरह बनी, उनसे सब कुछ काम करते थे। यानी बिना हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के कानूनी तरीके से अपना हक मांगते थे लोग, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हो गए थे। वहीं इसी समय क्या हुआ, लैंड लॉर्ड्स जो थे, जो ज़मींदार ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिनके ज़रिए वो ब्रिटिश सरकार से लगान, जो उन पर लगान होती थी, उसको कम करने की मांग करते थे। और इसी के साथ कुछ राष्ट्रवादी नेता, जैसे कौन, दादा भाई नौरोजी, फिर उसके बाद MG रानाडे एंड RC दत्त,
ने ब्रिटिशों के आर्थिक जो शोषण हो रहा था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटिश हमारा कर रहे थे, को खुलकर क्रिटिसाइज़ किया, उसका विद्रोह किया। ठीक है, उनका कहना था कि भारत में गरीबी जो पोवर्टी है, भारत की जो पोवर्टी है का असली कारण क्या है, ब्रिटिशों का, ब्रिटिश समाप्ति होनी चाहिए। ये जो शोषण हो रहा है तो यही है, संपत्ति का शोषण जो हमारा ब्रिटिश लोग कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत में गरीबी है। उन्हें ये भी कहा कि अगर भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए तभी गरीबी दूर, पोवर्टी का जो है एलिविएशन हो पाएगा, अगर भारत से ब्रिटिश लोग चले जाते हैं तो हमने बहुत ही इजी वे में इस पूरे पैराग्राफ को समझा। नेक्स्ट चलते हैं फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब भारत के अंदर जो है INC की स्थापना और फाउंडेशन कैसे रखी जाती है। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। इस ईयर को याद रख लेते हैं। अब क्या होता है, 1885 में कुछ एजुकेटेड इंडियंस, जो पढ़े लिखे भारतीय जिन्हें कहा जाता है, ऐसे इंडियंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। किन लोगों ने बनाया, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उन्होंने बनाया। इसका मकसद क्या था, सभी इंडियंस के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। इसका मकसद था सभी इंडियंस के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिससे क्या हो कि वो अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स रख सके, अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को रख सके। पर जब हम बात करते हैं शुरुआती डिमांड्स क्या थी, तो देखिए उनका पहले फोकस था कि इंडियंस को ब्रिटिश सरकार के सीनियर जॉब्स और लॉ मेकिंग बॉडीज़ में अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। पहले लोग यही चाहेंगे ना कि हम पहले तो इंडियंस जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश सरकार, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशों का राज था, तो ब्रिटिश सरकार के जो सीनियर जॉब्स होती हैं उनमें पहले हमें डिसीज़न तो बनाने का मौका मिले। तो पहली डिमांड तो यही थी कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद क्या था, पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे उनके इश्यूज़ को उन्होंने शुरुआत में लोकल इशू के तौर पर देखा, कि जो फार्मर्स के इश्यूज़ थे उन सबको एक तरीके से लोकल, पीजेंट्स डैम कंसिडर्ड लोकल इश्यूज़ के तौर पर ऐसे देखा गया। लेकिन वहीं क्या हुआ था कि कुछ नेशनलिस्ट लोग जो थे, जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग, फिलेंथ्रोपिक वर्क क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा दयालु समाज सेवा करना, उस चीज़ में जुड़े रहे थे। जैसे कि गाँव के लोगों के लिए स्कूल बनाना, वर्कर्स के लिए हेल्प करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे काम करना, वो होता है फिलेंथ्रोपिक वर्क्स। ठीक है, तो शुरुआत में क्या स्ट्रेटजीज थी वो हम इस पैराग्राफ में समझते हैं कि शुरुआत में क्या स्ट्रेटजी क्या थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस वॉयलेंट या प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता था। कांग्रेस कभी भी ये नहीं कहता था कि हमें ना बहुत हिंसा फैलानी है, नहीं, वो कभी भी जो है वॉयलेंट नहीं हुआ था, प्रेशर पॉलिटिक्स का यूज़ नहीं किया उसने। उन्होंने पिटीशन, याचिकाएं वगैरह और जो हम कहते हैं ना समझाना, परसुएशन का यूज़ किया, समझाओ किसी भी तरीके से, इस तरह के रास्तों को चुना था। पीसफुली ब्रिटिश सरकार को कन्विंस करना, ये चाहते थे कांग्रेस के लोग कि पीसफुली उन्हें यहाँ से हटाया जाए। इनिशियल डिमांड्स क्या थी, अब हम कहते हैं ना एक इनिशियल डिमांड्स जो उठती है वो क्या थी, तो इंडियन लोग, जो भारतीय लोग भी इंडियन सिविल सर्विस जैसे ICS, ओके, मैं अपनी मतलब जैसे कि भर्ती होना चाहते थे, ICS वगैरह जैसी, ये एक एलिटिस्ट डिमांड थी, यानी कि सिर्फ अपर क्लास के ही बेनिफिट के लिए ये डिमांड रखी गई थी। तो लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रियल और प्लांटेशन वर्कर्स के दर्द को पब्लिक इशू नहीं बनाया, ये कहकर कि ये तो लोकल प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें तो जो थी एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये तो लोकल इश्यूज़ हैं, इसीलिए इन्हें जो है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पर नहीं रखा गया इन सब चीज़ों को। जबकि भारतीय लोग यही चाहते थे कि वो इंडियन सिविल सर्विस के अंदर भी पार्टिसिपेट लेना चाहते थे, ओके। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रियल और प्लांटेशन वर्कर्स के दर्द को पब्लिक इशू नहीं बनाया। क्यों नहीं, बस ये तो बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एकदम लोकल इश्यूज़ है, इसीलिए इनको क्या। फिर 1893 के अंदर क्या होता है, 1893 के अंदर में इस ईयर के अंदर उन्होंने डिमांड किया कि सब जगह परमानेंट लैंड सेटलमेंट हो जाए। परमानेंट लैंड सेटलमेंट करने की बात की गई थी। ये क्या है परमानेंट लैंड सेटलमेंट, जिससे लैंड होल्डर्स को ब्रिटिश हैरेसमेंट से बचाया जा सके। इससे क्या होगा, जो लैंड के ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं लैंड्स के,
उन पर जो है ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं कर सकेंगे, उससे उन्हें बचाया जा सके, इसीलिए यह काम किया गया था। अब हम देखते हैं डॉक्टर एनी बेसेंट का क्या योगदान था। तो 1895 के अंदर जो है इनका क्या योगदान रहा। डॉक्टर एनी बेसेंट जो कि इंडियन होम रूल लीग की फाउंडर थी, किसकी फाउंडर थी? इंडियन होम रूल लीग की फाउंडर थी। उन्होंने इंडिया का पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इस बिल में सिटीजन्स के लिए ये राइट्स मांगे गए थे। जो बिल उन्होंने तैयार किया था उस बिल में सिटीजन्स नागरिकों के लिए क्या राइट्स मांगे गए थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जैसे कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे माल हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा माल मिल्कियत का अधिकार होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, जैसे सबको कानून के सामने बराबरी मिले। राइट टू कंप्लेन एंड पिटीशन होना चाहिए इसी के साथ साथ। और क्या होना चाहिए? राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, व्यक्तिगत जो हम कहते हैं ना स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब अधिकार की डिमांड इसके अंदर की गई थी। अब क्या होता है 1918 के अंदर जो है बॉम्बे स्पेशल सेशन, जिसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे, आती है। कांग्रेस ने डिमांड किया कि नए गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं वो आने चाहिए, इंडियंस के बेसिक राइट्स को क्लियर मेंशन हो ताकि सब चीज़ें समझ में आए। लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जाए लोगों के। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच की चीज़ों को और ज़्यादा देखा जाए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, लोग अपना एसोसिएशन बना सके, ये सब राइट्स होने चाहिए, इनकी बात की गई। 1925 के अंदर क्या होता है? गांधी और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के ऊपर ये चीज़ आती है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई। किसने बनाई थी? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई, जिसका चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन महात्मा गांधी थे। उन्होंने जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, क्या नाम था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाया, उसमें ये राइट्स मांगे गए, जैसे कि विलेज टू नेशन तक, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, अपना राज चलाने का हक चाहिए हमें, ठीक है। विलेज टू नेशन तक की बात की गई, अपना राज चलाने का हक चाहिए हमें। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात की गई। प्रैक्टिस रिलीजन, हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, इस चीज़ की बात की गई। पीसफुली असेंबली, यानी शांतिपूर्ण तरीके से हम कहीं भी इकट्ठा हो सकें, ओके। फ्री एजुकेशन की बात की गई। किसकी बात की गई? फ्री एजुकेशन सबको मिले। और क्या मिले? इक्वालिटी फॉर मैन एंड वुमेन, मैन के लिए और वुमेन के लिए इक्वालिटी हो। यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो और आप पब्लिक प्लेस का यूज़ कर सको। फिर क्या होता है 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है। इसने पहले सब राइट्स को इंक्लूड किया, जो ऊपर हमने राइट्स पढ़े इन सब राइट्स को इंक्लूड किया। और क्या हुआ? और भी नए राइट्स इसमें ऐड किए गए थे। सबसे पहले राइट ऑफ हबीस कर्पस, जो हमारा अभी क्या है रिट में है, जैसे कि गलत अरेस्ट पे कानूनी रक्षा मिलेगी। राइट टू रिट है अभी हमारी हबीस कॉर्पस की, गलत अरेस्ट होगा तो हमें कानूनी रक्षा मिलेगी। एक आता है एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट का विरोध करना। क्या है ये एक्स पोस्टो फैक्टो लॉज वगैरह? इसका मतलब पिछले कानून के लिए आज सज़ा नहीं मिल सकती। आपने कोई गलत काम किया है 2 साल पहले और उस पर कोई आज कानून बना है, तो आपको ये नहीं है कि आपको उसके अकॉर्डिंग आज सज़ा मिलेगी। तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट का विरोध हुआ। और क्या हुआ था? और हुआ था कि जैसे जॉब, कोई नौकरी और सरकारी कुछ होता है, उसमें कोई पद होते हैं सरकारी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि धर्म के हिसाब से, जात धर्म के बेसिस पर कुछ नहीं होना चाहिए। राइट टू कीप आर्म्स, यानी बंदूक रखने का अधिकार रूल्स के अनुसार मिलेगा। वर्कर्स के यूनियन बनाने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा। ये सब जो डिमांड्स उठ रही थी, तो ये क्या थी? इन सब डिमांड्स का ना थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, पर ज़्यादातर तो पॉलिटिकल और एलिटिस्ट क्या होता है फिर से बताती हूँ, सिर्फ ऊपर के लोगों के हित में बात करना, एलीट लोगों के, ठीक है। ये सब बात जब तक गांधी नहीं आए, यानी कि जब तक आप देख सकते हैं गांधी जी नहीं आए, तब तक आम लोगों जैसे किसान, मजदूर,
के मुद्दे पॉलिटिकल फोकस में नहीं आए थे, ठीक है। तो जब तक गांधी जी नहीं आए तब हम कह सकते हैं तब तक किसान जो भी थे, मजदूर वर्ग था, उनके जो आइडियाज़, उनके जो मतलब उनके हित में जो बातें थी वो लोगों के सामने नहीं आई, फोकस में नहीं आई। गांधी जी ने पहली बार आम जनता को नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया। किसने बनाया? गांधी जी ने बनाया आम जनता को, कॉमन पीपल को नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया। ओके, उन्होंने उनके इश्यूज़ को समझा और उनका पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। ये है हमारी 1.3। इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, मैं इसी चीज़ को एकदम एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी के अंदर बहुत आसान भाषा में, जिससे ये सब चीज़ें आपके माइंड में मतलब बैठ जाएगी और एक भी लाइन नहीं छूटेगी। ओके, देखिए इसमें ये कहा गया है कि जब गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कदम रखा तब उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भी काफ़ी ध्यान दिया था। उनका आंदोलन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। गांधी जी का जो आंदोलन है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, वो सामाजिक आर्थिक के ऊपर भी बात करता था, उनके मुद्दों को भी उठाता था। उनका आंदोलन जो है बाकी आम लोगों के लिए था, जैसे कि किसान, हम कह सकते हैं किसानों के लिए था और गरीब वर्ग के लिए हित में था। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन की बहुत इम्पोर्टेंट 3 बातें, हम घटनाएं देखते हैं जो उनकी 3 एपिसोड्स की बात अगर हम करें, प्रारंभिक घटनाएं वो क्या थी, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो कहाँ हुआ था, बिहार के अंदर होता है चंपारण सत्याग्रह। 3 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, शुरुआती सामाजिक आर्थिक काम थे जिन्होंने शामिल किया। चंपारण बिहार जाना, जहां उन्होंने नील की खेती करने वाले ब्रिटिश ज़मींदारों के जुल्म से किसानों को बचाया। उसके बाद उन्होंने खेरा गुजरात के अंदर, कहाँ पर, खेरा गुजरात में भी पीजेंट सत्याग्रह की शुरुआत की। ये सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के उनसे जैसे ऊंचे लगान, हम कहते हैं ना, ज़्यादा ऊंचे लगान के विरोध में था कि ब्रिटिश इतने ऊंचे लगान कैसे ले सकते हैं, उसके विरोध में था। तीसरा काम था, अहमदाबाद के साबरमती टेक्सटाइल मिल में एक लेबर डिस्प्यूट हो गया था, मजदूरों का विवाद के, उसके अंदर मध्यस्थता मतलब मीडिएटर का काम करवाने का काम किसका था, डिस्प्यूट के अंदर जो हो गया था उनके अंदर, उसको सॉल्व करने का काम किया था गांधी जी ने। अब हम देखते हैं द फर्स्ट 2 मूव्स रिलेटेड टू, यहाँ से हम ये देखेंगे कि क्या थे इनके इम्पॉर्टेंट एज तक, कि जैसे चंपारण और खेड़ा के दोनों के आंदोलन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यानी अग्रेरियन, ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, अग्रेरियन इकोनॉमिक, रिक्स भी अग्रेरियन वर्ड का यूज़ करते हैं। और भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो अग्रेरियन यहाँ से आएगा, जहाँ की व्यवस्था जो है नॉर्मली कृषि पे डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पे होती है, वहीं से ये वर्ड आया है अग्रेरियन इकोनॉमी से जुड़े थे, जिसमें 20वीं सेंचुरी के दूसरे दशक में 95% क्या हुआ था, भारतीय लोग जुड़े हुए थे। इन दोनों आंदोलनों, चंपारण में और गुजरात के खेड़ा आंदोलन, इन दोनों ही आंदोलनों का एक, हम कह सकते हैं स्पष्ट एंटी ब्रिटिश, कि हम बस एंटी इम्पीरियलिस्ट, हम उस एंटी ब्रिटिश हैं, एंटी इम्पीरियलिस्ट हैं, पहलू इस चीज़ से जुड़े हुए थे। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंटली ये अहमदाबाद मिल का जो एक विवाद, एक इंडियन ओन्ड भारतीय स्वामित्व वाली फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो मजदूर मालिक संबंध से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, मजदूर मालिक संबंध से और इंडियन ओन्ड अंडरटेकिंग से जुड़ा हुआ था। गांधी ने वहाँ मध्यस्थता और नैतिक दबाव बनाया, मोरल प्रेशर बनाया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। उससे क्या होता है, मोरल प्रेशर से उसका रिजल्ट ये आता है कि उनके जो मध्यम से विवाद है उसको शांति से सुलझा दिया गया था, बहुत हैप्पीली एंडिंग हो गया था डिस्प्यूट का। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी के जीवन के जो 3 प्रारंभिक घटनाएं हैं, ये सिर्फ इससे ये साफ होता है कि गांधी ने ब्रिटिश के विरोध में एक साफ और दृढ़ता से स्टैंड लिया, बहुत ज़्यादा एकदम बलपूर्वक स्टैंड लिया। लेकिन उनका ये मानना था कि भारतीय समाज के अंदर के जो क्लास कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मजदूर वर्सेस मालिक, को इस बातचीत और समझौता परसुएशन से के ज़रिए ही सुलझाया जाए, ना कि कोई ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तरीके से। परसुएशन का यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्टिक्स का यूज़ किया जाए। ओके, गांधी जी जो है
इस बात में मतलब गांधी जी भारतीय समाज में क्लास स्ट्रगल, जैसे गरीब और अमीर के बीच संघर्ष हो रहा है आज, क्लास स्ट्रगल की बात कौन करता है? क्लास स्ट्रगल की बात जो है कार्ल मार्क्स करता है। तो गांधी जी जो है भारतीय समाज में ये क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष जो हो रहा था, जैसे गरीब और अमीर के बीच संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है, ऐसा होता है कि जब अहमदाबाद मील का अनुभव उनके लिए एक प्रेरणा बना कि हाँ किसे अच्छे से सुलझाया जा सकता है इस डिस्प्यूट को। इसके बाद उन्होंने अपना मशहूर, बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत होता है, हम देखते हैं गांधी जी का एक थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, ऑनर्स हैं, जो किसी चीज़ के मालिक हैं, उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति के ट्रस्टी यानी रक्षक की तरह गरीब मजदूरों के हित में व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं गांधी जी ट्रस्टीशिप का जो थ्योरी देते हैं उससे वो कहते हैं अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के हित में व्यवहार करना चाहिए। इनफैक्ट वो ये भी मानते हैं कि गांधी जी, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के जो प्रभाव के कारण अहमदाबाद के टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन जो है, उन्होंने 1920 में जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC बना, तब उससे दूर रहना पसंद किया, उससे ज्वाइंट नहीं होना चाहते थे वो। फिर क्या होता है, कांग्रेस के नेताओं ने भी 1922 के गया अध्यक्ष, जो गया कॉन्फ्रेंस है, गया अध्यक्षन तक AITUC में भाग नहीं लिया था गांधी जी के कारण। फिर हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंटली जो कांग्रेस है उसने किसानों और खेती करने वालों के हित में कई आंदोलन किए और कई किसान उसके सत्याग्रह में एक्टिवली शामिल भी हुए। लेकिन आज़ादी के आंदोलन के अंतिम चरण तक कांग्रेस ने लैंड रिफॉर्म्स, जैसे ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करना और ज़मीन के असली जो इम्पोर्टेंट, जो उस चीज़ को वास्तव में उनका हक है, उनको उनका मालिक बनाया, कि कोई मेजर डिमांड नहीं उठाई गई थी। देखिए असल में क्या हुआ था, 1893 की बात अगर हम करते हैं तो इस समय कांग्रेस ने बंगाल जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को पूरे देश में लागू करने की मांग की थी। लेकिन यह जमींदारों को बचाने के लिए था, क्योंकि ये जो रेतवारी इलाके हैं, इसमें क्या हुआ था, रेतवारी इलाकों में जो लैंड के लॉर्ड होते थे, उन लोगों को किसानों से ज़्यादा पैसे वसूल किया करते थे वो लोग। इसीलिए इन एरियाज़ के अंदर जो है 1893 में कांग्रेस ने बंगाल जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को पूरे देश में लागू करने की मांग की थी। अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के सब्सटेंस ऑफ स्वराज को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं सब्सटेंस ऑफ स्वराज क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि 26 जनवरी 1930 की हम बात करना चाहते हैं। 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, पूरे देश के कांग्रेस वर्कर ने यह शपथ ली कि वह जो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे। जैसे कि दिसंबर 1929 की अगर हम बात करें कि लाहौर रेजोल्यूशन में डिमांड किया गया था। ठीक है, जैसे कि टोटल प्रोहिबिशन, इसका मतलब क्या है कि जब 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में यह बताया कि उन्हें, उनके नज़रिए में इंडिपेंडेंस का असली अर्थ क्या है, सब्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है। सब्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ही असली मतलब है इंडिपेंडेंस का, जिसमें आता है कि टोटल प्रोहिबिशन का मतलब है पूरी तरह से शराब और नशा बंद कराना, टोटल प्रोहिबिशन होना चाहिए। रिड्यूस ऑफ पाउंड रूपी एक्सचेंज रेशियो फ्रॉम 1 शिलिंग 6 पेंस, ये क्या था, इसका मतलब है पाउंड और रूपी के बीच एक्सचेंज रेट जो 1 शिलिंग 6 पेंस से घटकर 1 शिलिंग 4 पेंस करने की मांग, ताकि भारत का आर्थिक नुकसान कम हो। इससे भारत के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए ये काम किया गया। फिर क्या है, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय एटलीस्ट 50% एंड मेकिंग इट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि
ज़मीन का लगान कम से कम 50% तक कम किया जाए और उसे विधायी नियंत्रण लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंडर लाया जाए। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरीके से खत्म किया जाए जो गरीब आदमी के जीवन से जुड़ा मुद्दा था। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय एटलीस्ट 50% टू बिगिन विथ, यानी कि फौज पर होने वाले खर्चे मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम से कम 50% तक कम किया जाए। फिर क्या था? रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ हाईएस्ट ग्रेड सर्विसेज बाय हाफ और लेस एज टू सूट द रिड्यूस्ड रेवेन्यू। इसका मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ब्रिटिश या ऊंचे पद पर बैठने वाले अफसरों की तनख्वाह को आधी या उससे भी कम किया जाए, क्योंकि जब रेवेन्यू कम हो तो उनकी सैलरी भी कम होनी चाहिए, ऐसा डिमांड किया गया। और क्या बात आई? प्रोटेक्टिव टैरिफ ऑन फॉरेन क्लोथ्स, यानी कि विदेशी कपड़ों पर प्रोटेक्टिव टैरिफ, जो सुरक्षा कर जिसे हम कहते हैं, लगाया जाए ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। फिर आता है पैसेज ऑफ द कोस्टल टैरिफ रिजर्वेशन बिल, यानी कोस्टल टैरिफ रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए जिससे भारतीय जहाज़ों को समुद्री व्यापार में ज़्यादा हक मिल सके। डिस्चार्ज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स सेव दोज कंडेम्ड फॉर मर्डर, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें, और अटेम्प्ट टू मर्डर और ट्रायल और बाय ऑर्डिनरी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स विद इन विड्रॉल ऑफ ऑल। तो इसमें है कि सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा यानी रिलीज़ किया जाए, बस उनको छोड़कर जिनके ऊपर मर्डर या उसकी कोशिश का केस हो, कि जिन्होंने भाई ट्राई किया हो मर्डर करने का या मर्डर कर दिया, उनको छोड़कर बाकी सबको जो है कैदियों को रिहा करने की बात की गई। या जिन पर मान लीजिए न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो, साथ ही सारे पॉलिटिकल केसेस वापस लिए जाएं, ऐसा कहा गया। फिर एबोलिशन ऑफ द CID और इट्स पॉपुलर कंट्रोल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो CID है, बहुत फेमस है, को क्या किया जाए? या तो पूरी तरह बंद किया जाए या फिर उसको जनता के नियंत्रण में लाया जाए, लोगों तक उसका कंट्रोल रहे। फिर 11th पॉइंट है इश्यूज ऑफ लाइसेंस टू यूज़ फायर आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल, यानी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन यह जनता के नियंत्रण में होना चाहिए, पॉपुलर कंट्रोल के अंडर होना चाहिए, ये बात की गई थी। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो डिमांड्स थी, अगर ध्यान से देखा जाए तो गांधी जी के ये डिमांड्स कांग्रेस के लाहौर रेजोल्यूशन में जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की उससे थोड़ा हल्का यानी डाइल्यूट कर देता है, थोड़ा क्या कर देता है, हल्का डिल्यूटेड कर देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहली डिमांड प्रोहिबिशन के अलावा बाकी सभी डिमांड्स में ब्रिटिश साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था, वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया। और अगर ध्यान से और हम देखें तो 9 और 10, एक तो 9 और एक ये 10 नंबर को छोड़कर बाकी सभी डिमांड्स का डायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट, आर्थिक प्रभाव भी था। फिर हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है, 1.4 है द कराची रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस, यानी कि जो अब कराची रेजोल्यूशन होता है उसको हम शुरू करते हैं। 1931, यहाँ पॉइंट आप देखते जाइए डेट्स वगैरह को। तो 1931 में कराची सेशन के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो रेजोल्यूशन पास किया वो स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक लक्ष्य को पहली बार स्पष्ट रूप से दर्शाता था। कैसे? ये बताता था कि इस रेजोल्यूशन में ये सब कहा गया था कि आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक जो लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ की जो बात की गई है, आर्थिक व्यवस्था, उसे किस तरह देखा जाएगा कि न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पर आधारित होना चाहिए, कि इकोनॉमिक लाइफ को प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पर आधारित होना चाहिए, सभी लोगों को एक उचित जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, इसकी बात की गई। और क्या कहा गया? सरकार का काम होगा कि मजदूरों के हितों की रक्षा करे और कानून बनाकर, जो कानून है वो बनाकर या अन्य तरीक़ों से उनको जो है लागू किया जाए। जीवन यापन लायक मजदूरी होनी चाहिए, लिविंग वेज मिलना चाहिए उनको।
उसके बाद क्या हो, अच्छे और सुरक्षित काम के हालात हों, हेल्दी कंडीशंस की बात की गई, और काम के सीमित घंटे होने चाहिए, लिमिटेड वर्क होना चाहिए भाई किसी काम का। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने का सिस्टम, एक मशीनरी होनी चाहिए। और सोशल इंश्योरेंस की बात की गई कि सुविधा का प्रबंधन या प्रदान किया जाए, सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए। कृषि जो थी, जो कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि मजदूरों को गुलामी जैसी स्थिति से मुक्त करने और महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा का वादा भी किया जाना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, बात भी यहाँ पर उठती है। चाइल्ड लेबर यानी फैक्ट्रीज़ में और कारखानों में, माइंस में बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से प्रोहिबिट, बैन कर देना चाहिए, करने की बात इसमें कही गई थी। किसान और मजदूरों को अपने यूनियन संगठन बनाने का पूरा अधिकार दिया जाए कि वो जो है अपने यूनियन बना सकें। ये जो सिस्टम था ना, ये ज़मीन रखने के सिस्टम, जो लैंड टेन्योर को और सुधारा जाए, ज़मीन रखने, लैंड टेन्योर के सिस्टम को और ज़्यादा सुधारा जाए। किसानों को ये वादा दिया गया कि ज़मीन पर होने वाला भारी बोझ ठीक से बांटा जाए, जो अलग अलग तरीके से इक्विटेबल एडजस्टमेंट हो, हर चीज़ को, रिसोर्सेज वगैरह को अच्छे से बांटा जाए। जिनकी ज़मीन बहुत छोटी और अकुशल है, मतलब खेती के लायक नहीं है, ठीक है, खेती के लायक नहीं है और बहुत ज़्यादा अकुशल है, तो उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। होता क्या है ये एग्जेम्पशन का मतलब छूट मिलेगी। और एग्रीकल्चर इनकम पर ग्रेडेड टैक्स लगाया जाएगा, इनकम के हिसाब से जब है अलग टैक्स होगा, जैसी इनकम वैसा टैक्स होगा। एक निश्चित सीमा से ज़्यादा संपत्ति पर, आपके पास एक निश्चित सीमा है, उस तक आप संपत्ति रख सकते हो। अगर आपके पास उससे ज़्यादा संपत्ति है तो एक निश्चित सीमा से ज़्यादा संपत्ति पर जब मालिक की डेथ हो, मर जाए, तो क्या होगा, ग्रेजुएटेड डेथ ड्यूटी, हम कह सकते हैं वरासत टैक्स लगाया जाएगा, जिसे कहा जाता है ग्रेजुएटेड डेथ ड्यूटी, जिसे कहा जाता है। ओके, फिर क्या बात की गई कि किसानों के कर्ज से छुटकारा और शुद्ध खोरी, जिसे हम अशोरी कहते हैं, चाहे वो सीधी हो या छुपी हुई, दोनों पर नियंत्रण लगाने का वादा किया गया। ओके, और अब क्या होता है, फौज पर होने वाला खर्चा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था, किस पर, फौज पर होने वाला खर्चा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किया जाएगा। ओके, नाउ सरकार जो है वो नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ट्रेनिंग भी देगी। सरकार क्या करेगी, नागरिकों को मिलिट्री प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देगी। सिविल सर्वेंट्स यानी जो सरकारी अफसर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी मैक्सिमम सैलरी का लिमिट जो है वो 500 रखा जाएगा। देसी कपड़ों पर, जो देसी कपड़े होते हैं, इंडिजीनियस क्लोथ जिसे हम कहते हैं, घरेलू लोकल क्लोथ को विदेशी कपड़ों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी हमारे जो घर के कपड़े हैं, इंडिजीनियस क्लोथ हैं, उनको प्रोटेक्शन किससे मिले भाई, फॉरेन क्लोथ से मिले। बाकी भारतीय इंडस्ट्रीज़ को भी फॉरेन कंपटीशन से रक्षा मिलेगी। ये सब छोटे मोटे वादे हैं। नशा और मदिरा, जो ड्रग्स और अल्कोहल है, उस पर पूरी तरीके से रोक होगा, टोटल प्रोहिबिशन लगाई जाएगी। और मुद्रा और विदेश व्यापार का रेट, जो करेंसी और एक्सचेंज है, राष्ट्रीय हित में नियंत्रित, रेगुलेट किया जाएगा। सरकार खुद इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, रेलवे, जल मार्ग जो वाटरवेज होते हैं, शिपिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स का मालिकाना नियंत्रण रखेगी, खुद अपने हाथों में रखेगी इन सब चीज़ों को। फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, रेलवे, रिसोर्स, वाटर्स, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। अब हम देखते हैं कि 1937 जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये है, 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी, बहुत अलग अलग प्रांतों में भारत की। तो उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस पूरे करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सिर्फ 2 साल से थोड़ा ज़्यादा ही पावर में रहे थे बाद में। ऊपर से ब्रिटिश और कुछ देसी रुचि वाले लोगों का प्रेशर भी था। इस वजह से प्रॉमिस सिर्फ आधे अधूरे ही पूरे हो पाए थे। ओके,
फिर हम देखते हैं कि कराची सेशन के लगभग 20 साल बाद भारतीय संविधान ने 1931 के प्रोमिसेस को बड़ी हद तक अपना लिया, इनरिच्ड कर दिया, अपना लिया। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक 1.5 में द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। जब बात की जाती है कि कराची रेजोल्यूशन हमने पढ़ लिया ऊपर, और अब सोशलिज्म का आइडिया जब हम पढ़ते हैं तो कब आता है, रूसी क्रांति कब होती है, 1917 सभी को पता है, जिसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो अक्टूबर 1917 में रशिया में हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति ने, जिसमें क्या होता है, इंडिया में सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जगाया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया भाई इस क्रांति ने लोगों को समाजवाद की ओर प्रेरित भी किया। इसके बाद इंडिया के शहरों में छोटी छोटी समाजवादी सोशलिस्ट ग्रुप बने लगे। देखिए रशिया में जब कम्युनिस्ट लेनिन लेड क्रांति हुई, जिसे कौन लेड कर रहा था, लेनिन कर रहा था, हम पढ़ते हैं ना लेनिन स्टालिन, तो लेनिन लेड क्रांति हुई जिसमें ज़मीन फैक्ट्री सब लोगों के लिए बनाया गया। तो इंडियंस ने भी सोचा कि शायद ऐसे मॉडल भारत के लिए भी बेहतर हो सकता है ना, कि भारत के लिए भी बेटर हो सकता है ऐसा मॉडल। अब क्या होता है देखिए, इस पैराग्राफ में समझते हैं कि यूएसएसआर, जिसे हम पहले सोवियत यूनियन अब कहते हैं, पहले ये यूएसएसआर था, ने जब अपना पहला पंचवर्षीय योजना 5 ईयर मॉडल, पंचवर्षीय मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका ईयर क्या था 1934 था, में सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो इंडिया में भी प्लानिंग के प्रति उत्साह बढ़ने लगा लोगों में। प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखिए होती है, जैसे एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं, एजुकेशन, सब में एक फिक्स टारगेट सेट करने पड़ते हैं हमें प्लानिंग के लिए। फिर 1934 में एम विश्वेश्वरैया, नाम याद रखना पड़ेगा, एम विश्वेश्वरैया जो एक मशहूर इंजीनियर थे, उन्होंने अप्रैल 1936 के अंदर अप्रैल में अपनी एक किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। उस किताब का क्या नाम है, इम्पॉर्टेंट है, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, 1936 अप्रैल में लिखी। जो विश्वेश्वरैया थे, लेकिन विश्वेश्वरैया का जो प्लान सोशलिस्ट समाजवादी नहीं था, वो सोशलिस्ट नहीं था, समाजवादी नहीं था, वो ज़्यादातर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करता था, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ कैसे हो, उस पर फोकस करता था, ना कि ओनरशिप बाय वर्कर्स या स्टेट पर, इस पर बात नहीं करता था। जब हम बात करते हैं 1934 में कांग्रेस के अंदर एक नया ग्रुप बना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पर गांधी जी नाराज़ हो गए और कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू इस सोशलिस्ट ग्रुप के प्रति एक वी कैन से दैट खुली सिंपैथी, संवेदना रखते हैं, वो ज़्यादा मानते हैं सोशलिस्ट चीज़ों को, तो ये भी उनके रिज़ाइन का एक कारण था कि उन्होंने, नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट सिंपैथी रखी, तो इसके वजह से गांधी जी ने रिज़ाइन कर दिया। 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत उस पर बैन लगा दिया था। किस पर? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया था। इसीलिए ज़्यादातर कम्युनिस्ट ने कांग्रेस सोशल पार्टी के अंडर काम करना शुरू किया। फिर ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंडर काम करना स्टार्ट कर दिया था बाद में। फिर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने 1928 के अंदर 1928 से ही सोशलिज्म में रुचि दिखाई थी। लखनऊ सेशन 1936, ओके, लखनऊ सेशन 1936 में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, भारत और दुनिया के समस्याओं का एक ही हल है समाजवाद यानी सोशलिज्म। वो ऐसा बात करते हैं वहाँ पर। फिर क्या है, नेहरू के इन बयान से के बाद जो कांग्रेस के ऊपर के नेताओं के बीच विचारों का एक टकराव आया, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट आया, शुरू हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ओपनली बोला कि उनका नेहरू के विचारों में अंतर है, उनके और नेहरू के विचारों में अंतर है। ऐसा कौन बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, खासकर कैपिटलिज्म जैसे मुद्दों पर तो बहुत ज़्यादा। और इन्हीं कारण जो है पटेल चाहते थे कि जो अगले सेशन
जो फैज़पुर में वो नेहरू के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़े। ऐसा कौन चाहते थे? सरदार पटेल चाहते थे। लेकिन नेहरू ने कहा कि उनका सोशलिज्म सिर्फ एक आइडिया है, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना मुख्य मुद्दा आइडियोलॉजिकल प्लैंक नहीं बना रहे हैं। तो पटेल ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। फैज़पुर सेशन जो 1936 में हुआ था, फैज़पुर सेशन में नेहरू ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहा कि सभी एंटी ब्रिटिश, जो एंटी इम्पेरियलिस्ट थे, जो लोग थे, अलग अलग टाइप के मजदूर संगठन और हम कह सकते हैं जैसे किसान संगठन को मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? नेहरू उन्हें ऐसा कहते हैं। उस समय ब्रिटिश इंडिया में प्रांतीय चुनाव होने वाले थे, इसीलिए यह विचारों की लड़ाई, आइडियोलॉजिकल डिबेट बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि रशिया की क्रांति और प्लानिंग ने इंडिया में सोशलिज्म का एक क्रेज़ बढ़ा दिया। और फिर हमने देखा कांग्रेस जो थी वो सोशलिस्ट पार्टी बनाई जिसमें नेहरू का झुकाव था, लेकिन गांधी और पटेल इस चीज़ को अलग सोच रखते थे। नेहरू ने सोशलिज्म की समस्या का हल बताया, सोशलिज्म को ही सारी समस्याओं का हल बता दिया, लेकिन समझा भी दिया कि यह उनका पर्सनल बिलीफ है, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा। ये सब उस वक्त हो रहा था जब ब्रिटिश इंडिया में चुनाव होने वाले थे, इसीलिए आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी ज़रूरी। अब एक नेक्स्ट आता है कि द आइडिया ऑफ प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि द आइडिया ऑफ प्लानिंग क्या है। यह देखा गया कि 1934 के अंदर पर्टिकुलरली उसके आसपास प्लानिंग, ये जो प्लानिंग है इसका आइडिया लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया था। 1934 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद जो है वो छोड़ते हैं, तो उनके जो बाद सुभाष चंद्र बोस एक यूथफुल और रिवोल्यूशनरी लीडर प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बोस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC बनाई। क्या बनाई? नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई बोस ने, जिसमें नेहरू चेयरमैन बने और प्रोफेसर KT शाह सेक्रेटरी बने थे। KT शाह सेक्रेटरी बने और नेहरू चेयरमैन बने थे। इसमें हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर चल रही विचारधारा की खींचतान, जो आइडियोलॉजिकल टेंशन के कारण अगली ही साल सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया, क्योंकि बहुत टेंशन चल रही थी इस टाइम। उसके एक साल बाद जब ब्रिटिश ने बिना भारत से पूछे उसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में घुसाया, बिना पूछे, तो सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने भी रिजाइन कर दिया। इस वजह से नेशनल प्लानिंग कमेटी का काम रुक गया, लेकिन उसके अंदर बनाए गए सब कमिटीज़ ने कई रिपोर्ट्स तैयार कर ली थी। जैसे कि सबसे पहले है द बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट्स का मॉडल, 1940 का जो मॉडल है। 1940 में क्या हुआ था, GD बिरला और कुछ दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ था, इस प्लान का एम क्या था कि 15 सालों में हर व्यक्ति की इनकम डबल हो जाए और पूरे देश की टोटल इनकम, नेशनल इनकम 3 गुना हो जाए। ये इसका पूरा प्लान का वो था। प्लान ने इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट में बांटा। बेसिक इंडस्ट्रीज़ कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, कोल, ये सब बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं। दूसरा होता है कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्री, जैसे कि कपड़ा, साबुन। और प्लान ने ये भी माना कि रिच पुअर के बीच के जो इकोनॉमिक गैप को कम करना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी माना गया और इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए गए, जैसे कि डेथ ड्यूटी लगाओ, यानी कि वेल्दी लोग मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा स्टेट ले ले। लैंड सिस्टम को रिफॉर्म करो, ज़मीन की जो ऑनरशिप और उसका जो यूज़ है वो फेयर होना चाहिए। फिर छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। बेसिक इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक सर्विस का स्टेट कंट्रोल या ऑनरशिप होनी चाहिए।
फिर क्या होता है, बॉम्बे प्लान ने कहा कि सरकार के पास एक्चुअल ऑनरशिप हो या ना हो, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल उसके पास ज़रूर होना चाहिए। वास्तव में सरकार जो है उसको, उसके पास कोई एक्चुअल ऑनरशिप हो ना हो, ये सबसे मतलब नहीं है। बॉम्बे प्लान कहता है इकोनॉमिक कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंत तक एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट लीडर थे और अब एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट बन गए थे, एक प्लान बनाते हैं। एम.एन. रॉय क्या प्लान बनाते हैं, वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होने लगता है, पीपल्स प्लान के नाम से जाना जाता है। क्या है ये पीपल्स प्लान? में बताया गया कि बॉम्बे प्लान फैक्ट्री, जो बॉम्बे प्लान फैक्ट्री और इंडस्ट्री पर बेस्ड था। कौन सा प्लान? पीपल्स प्लान। किस पर बेस्ड था? बॉम्बे प्लान पर, फैक्ट्री पर और इंडस्ट्री पर बेस्ड था। लेकिन पीपल्स प्लान का मेन फोकस एग्रीकल्चर, कृषि पर था। कृषि इंपॉर्टेंट था उसके अंदर, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था। लैंड नेशनलाइजेशन हो, ज़मीन सरकार के पास होनी चाहिए। ग्रामीण कर्ज, जो रूरल डेप्ट है, डेप्ट मतलब उधार होता है, कर्ज होता है, को माफ़ करने की बात की गई थी इसके अंदर। और फिर क्या किया गया था, अपने मतलब आने वाले सालों में जो भी, आने वाले सालों में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आने वाले सालों में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योगीकरण होगा, उसका पूरा पैसा, जितना भी पैसा, कंट्रोल सरकार के हाथ में होना चाहिए। ये पीपल्स प्लान का विचार था। पीपल प्लान कहता था ये बात, प्रोडक्शन बढ़े लेकिन उसका फ़ायदा आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच लोग हो जाएं, उन्हीं के पास सब कुछ चला जाए। कॉमन लोगों की कंजम्पशन, खपत का लेवल बढ़ना चाहिए, कॉमन लोगों तक भी पैसा आना चाहिए। और जो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो, उसे सिर्फ प्रॉफिट ना कमाया जाए। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाया जाए, उसको इन्वेस्ट किया जाए ताकि नौकरियां बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों को जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। अब हम पढ़ते हैं 1.6, जिसे कहा गया द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स। तो क्या था गांधी जी के इकोनॉमिक्स का नेचर? तो देखिए, अगर हम सोचें कि गांधी जी के 1930 के सब्सटेंस ऑफ स्वराज, जो हमने पहले पढ़ा था, सब्सटेंस ऑफ स्वराज वाले इकोनॉमिक आइडियाज़ ही उनके पूरे आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट का मेन पार्ट है, तो ये गलत बात होगी। क्यों होगी ये गलत बात? क्योंकि जो उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ एक ऐसे, हम कह सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं थे, वो काफ़ी लंबी सोच और इवोल्यूशन का नतीजा है। हम देखते हैं इस यूनिट के अंदर क्या देखा जाएगा, यह देखा जाएगा कि सारे इकोनॉमिक विचारों को पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तव में वो बहुत ज़्यादा डीप है। यह कहना काफ़ी ही होगा कि गांधी जी इकोनॉमिक विज़न डायनेमिक, बदलने वाला है, बदलता है, समय के साथ गतिशील है। ठीक है, जो 1907 के अंदर, जो 1907 की अगर हम बात किया जाए, थ्रू आउट 1907 में लिखे गए उनके बुकलेट हिंद स्वराज से हमें देखने को मिलता है, हिंद स्वराज से लेकर पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान इवॉल्व करता रहा, उनका बहुत बदलता रहा, डायनेमिक था। हम कहते हैं ना, मशीन और गांधी, मशीन्स वर्सेस गांधी, एक बदलने वाला विचार अपने आप में है। शुरुआत में गांधी जी मशीन्स के खिलाफ थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मशीन्स के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का ज़रिया है जिससे गरीब लोगों का शोषण होता है। उनके लिए मशीन्स का मतलब था गरीबों से काम छीन लेना और उन्हें बेरोज़गार बनाना। गांधी जी के लिए ऐसा मतलब था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एंटी मशीन सोच को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, यानी कुछ मशीन्स को एक्सेप्ट किया जब तक वो आम जनता के लिए लाभदायक हो, कि हाँ कुछ मशीन्स अच्छी है जो अगर वो आम जनता के लिए लाभदायक है तो ही अच्छी है। लेकिन पूरी ज़िंदगी गांधी ने चरखा, स्पिनिंग व्हील, हम देखते हैं अभी भी, हम अगर कभी भी साबरमती जाएंगे तो अभी भी उनके रूम में वो स्पिनिंग व्हील है, चरखा पर जोर दिया था, क्योंकि यह गरीब गांव वालों और ख़ासकर महिलाओं को सेल्फ रिलिनेंट बनाने के लिए ज़रूरी था। चरखा गांधी के लिए सिर्फ एक कपड़ा बनाने का यंत्र नहीं था, बल्कि एक आर्थिक स्वराज का प्रतीक भी था। गांधी ने क्लास कन्फ्लिक्ट, अमीर गरीब के बीच जो टकराव थी, उस चीज़ का समाधान ट्रस्टीशिप थ्योरी के ज़रिए देने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि धनी लोग अपनी संपत्ति को एक ट्रस्टी के रूप में देखें, जैसे कि ज़मींदार रखवाला, जिसका काम गरीबों की भलाई भी सोचना है।
गांधी जी ऐसा कहते थे। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में गांधी को लोगों की चेंज ऑफ हार्ट, यानी अमीर लोग अपने मन से सुधार करेंगे, ये मुश्किल है, ऐसा लगा। उन्होंने अपने एक और बड़े विचार, जिसे हम कहते हैं ना स्वयं पूर्ण गांव या आइडियल विलेज, संपूर्ण गांव, सब चीज़ उसमें हो, संपूर्ण गांव का जो आइडियल विलेज लाइफ एक होती है, इस चीज़ पर भी जोर देना कम कर दिया। मतलब वो भी उन्हें उतना प्रैक्टिकल नहीं लगने लगा, बाद में इवॉल्व हो गया उनका जो ये आइडिया था। लेकिन गांधी ने आम आदमी, कॉमन मैन को कभी इग्नोर नहीं किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी छोटे और घरेलू इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने पर जोर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पुनरुत्थान करने पर जोर दिया उनका, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए ही गरीब की रोज़गार और सम्मान मील, जो हम कह सकते हैं सम्मान मिल सकता था, चल सकती थी। फिर हम जब बात करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो एग्रीकल्चरल सब कमेटी थी, जो क्या थी, एग्रीकल्चरल सब कमेटी थी, उसका हेड गांधीयन जे सी कुमारप्पा थे। और उन्होंने रिकमेंड किया कि ज़मींदार और बीज के सभी मालिकों का अधिकार, इंटरमीडिएटरी राइट ख़त्म कर दिए जाएं। जो ज़मीन को जोतता है उसी का उसका मालिक बनाया जाए, टेंडेंसी ऑफ कल्टीवेटर, ये बात की गई। और ज़मीन पर सीलिंग लगाई जाए, यानी कि एक व्यक्ति कितनी ज़मीन रख सकता है उसकी एक लिमिट हो। ये गांधी के विचार का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन था, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने का और गरीबों को अधिकार देने के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी का जो सोशल फिलॉसफी थी वो कैसी थी। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि गांधी का इकोनॉमिक विचार, जो आर्थिक सोच है, उनके बड़े सामाजिक दृष्टिकोण का एक हिस्सा था, जिसे उन्होंने सर्वोदय कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है सर्वोदय क्या है। अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल, यानी सर्वोदय का मतलब सबका विकास हो। और इस विचार की शुरुआत हुई थी अंत्योदय से। अंत्योदय मतलब सबसे आखिरी व्यक्ति का भी उत्थान, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, जो सबसे पीछे खड़ा है एक लाइन के अंदर, उसका भी विकास हो। आई होप आपको अंत्योदय का मतलब समझ में आ गया होगा। गांधी के लिए डेवलपमेंट तभी मतलब हम कह सकते हैं सच्चा होता, ट्रुथ होता, जब सबसे पीछे छूटा हुआ व्यक्ति भी आगे बढ़े। इस सर्वोदय के लक्ष्य को पाने के लिए गांधी ने अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा, हम कह सकते हैं अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने और हरिजन्स, आज के जो दलित हम जिन्हें कहते हैं, उनके सम्मान और उत्थान के लिए लगा दिया। गांधी जी ने दलित्स को हरिजन कहा, मतलब भगवान के लोग। हरिजन का क्या मतलब होता है? भगवान के लोग, ताकि समाज उनका सम्मान करे। गांधी ने दलित्स के लिए अलग से कोई आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं दिया था, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ उनका जो पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है। पूना पैक्ट जो था, उन्हें ब्रिटिश इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में एक प्रैक्टिकल स्टेटस दे दिया गया था, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बना रहा था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 के अंदर आया था। गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया, अलग अलग जो इलेक्टोरेट्स था उसका विरोध किया, और अंबेडकर से समझौता किया जिसमें दलित को रिजर्व सीट मिल सके, पर वो जनरल इलेक्शन में वोट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे पहले भी बताया गया है कि चरखा स्पिनिंग व्हील ने महिलाओं को अपने काम के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी। चरखा घर बैठे महिलाओं के लिए एक कमाई का जरिया बन गया था। उसी से यह भी याद रखना चाहिए कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के जरिए ही महिलाएं पहली बार पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर आई थी और घर के बंधनों से कुछ हद तक मुक्त हुई थी, बहुत ज़्यादा। इससे सत्याग्रह ने महिलाओं को सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं बल्कि लीडरशिप का भी मौका दिया था। अब हम पढ़ते हैं कंसेंसस को। 1.8 में आता है, ये आपकी यूनिट है। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम की लड़ाई थी। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो पॉलिटिकल फ्रीडम की लड़ाई थी। देश को आज़ादी चाहिए थी, ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति सबसे बड़ा गोल था हमारा उस टाइम। इस आंदोलन में अलग अलग समुदाय और अलग अलग स्वार्थ, इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों को जोड़ना ज़रूरी था।
उन मुद्दों से बचाना ज़रूरी था जो लोगों में मतभेद पैदा करने या किसी सेक्शन या आंदोलन, जो सेक्शन के आंदोलन को दूर कर रहे थे। ठीक है, सेक्शन को आंदोलन से दूर कर रहे थे, आंदोलन जो हमारा था नेशनल मूवमेंट उससे दूर कर रहे थे, ऐसे लोगों को जो है मतलब दूर करना था हमें। लेकिन राजनीतिक बिना हम कह सकते हैं अव्यवस्था के, जो अव्यवस्थाएं होती हैं कि अधूरी होती हैं, अर्थव्यवस्थाओं के अधूरी होती है, जो इकोनॉमिक्स वगैरह होती हैं उनके बिना अधूरी होती है। अगर आम जनता को जोड़ना था तो उनका सामाजिक आर्थिक सपना जो हम कह सकते हैं उन्हें वो दिखाना ज़रूरी था, वरना आम जनता कैसे जुड़ती। स्वतंत्र भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए 3 मुख्य सपने उभरे, 3 मुख्य इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं ड्रीम उभरे एक आज़ाद भारत की इकोनॉमी के लिए। सबसे पहला हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहला द कैपिटलिस्ट ड्रीम ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया ये था, यानी कि कैपिटलिस्ट सपना, भारत एक इंडस्ट्रियल देश बने जिसमें कम से कम सरकारी दखल हो और बाज़ार की आज़ादी हो। कम से कम सरकारी दखल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, और बाज़ार की आज़ादी होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसी होती है, जैसे यूएसए, कितना ज़्यादा उसमें आज सभी लोगों को अपनी आज़ादी है, जिस बिज़नेस को वो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, गांधीयन की बात अगर हम करें तो गांधी के दृष्टिकोण क्या थे, भारत एक गांव केंद्र और स्वयं पूर्ण अर्थव्यवस्था हो, खुद में ही स्वयं पूर्ण हो हर चीज़, जिसमें बड़े इंडस्ट्रीज़ की जगह छोटी और हाथ से हम कह सकते हैं चलने वाली कारोबार हो, और सरकारी दखल जो होती है वो बहुत कम होनी चाहिए। गांधी जी ऐसा मानते थे। थर्ड में हम मानेंगे कि एक सोशलिस्ट नज़रिया था, भारत में उद्योग जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उद्योगीकरण था, उद्योगीकरण होना ज़रूरी है, लेकिन सरकार की जो मजबूत प्लानिंग और कंट्रोल के साथ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, इन सब विचारों और डिबेट्स के बीच एक बेसिक और कॉमन समझौता, कंसेंसस, मतलब लोगों का कंसेंसस बनाना भी भारत का आर्थिक विकास की इस रास्ते पे चलेगा, ये सब भी ज़रूरी था। जब तक पॉलिटिकल आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक हम कैसे पॉलिटिकल आज़ादी हमें फ्रीडम नहीं मिलती है, तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी ज़रूरी है पॉलिटिकल, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेट्स वाज कंट्रोल नेसेसरी। इकोनॉमी में कुछ हद तक सरकारी कंट्रोल होना ज़रूरी है, वरना इकोनॉमी डिसमिस हो जाएगी। कुछ हद तक, ज़्यादा भी नहीं, कुछ हद तक होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी नेशनलाइज, यानी कि खनिज जैसे बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेशनलाइज करना चाहिए, यानी सरकार के कंट्रोल में लाना चाहिए उन सब चीज़ों को। फिर देयर वाज ऑल्सो एन ओवरवेलमिंग ओपिनियन दैट जमींदारी एंड अदर इंटरमीडिएटरी राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी अबॉलिश्ड, यानी कि ज़मींदारी और बीच के सभी ज़मींदारी अधिकार, इंटरमीडिएटरी राइट्स जो ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर लोगों का अधिकांश सहमति थी, लोग मान गए थे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। ये जो बेसिक समझौता बना वो कांग्रेस के 1946 के प्रांतीय चुनाव वाले मैनिफेस्टो में पूरी तरह नहीं दिखाई दिया, बस थोड़ा सा दिखाई दिया था। क्यों? इससे इनएडिक्वेट इसीलिए कहा गया, इसे क्या कहा गया था, इनएडिक्वेट कहा गया था। क्यों कहा गया था इसे इनएडिक्वेट? इसीलिए कहा गया था क्योंकि 1946 में चुनाव में सिर्फ 15% जनता को ही वोट देने का अधिकार था। ओनली 15% को ही अधिकार था जनता को। प्रॉपर्टी के बेसिस पर अधिकार दिया गया था कि वो जिनके पास जैसी प्रॉपर्टी वो वैसे अधिकार देंगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट था। और इस वजह से गरीब 85% जो गरीब थे, जनता के सपने और ज़रूरत उस मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, गरीब लोग। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी प्रांत में चुनाव जीत लिया था और मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में भी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने वादा किया कि वो उद्योग, इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे, कृषि, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, सोशल सर्विस को बढ़ावा देंगे, पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हम कह सकते हैं को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा और मॉडर्न बनाया जाएगा पब्लिक यूटिलिटीज़ को। इसके लिए कांग्रेस ने कहा हमें हर एरिया में प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हर एरिया के अंदर किसकी ज़रूरत है? प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि सामाजिक उन्नति हो सके। और ये भी ज़रूरी होगा कि धन और पावर कुछ लोगों के या कुछ ग्रुप्स के हाथ में न जाए,
ताकि वो लोग और कंपनीज जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और समाज को नुकसान करते हैं उनका विकास ना हो, और खनिज, ट्रांसपोर्ट, ज़मीन, इंडस्ट्री और देश के अन्य प्रोडक्टिव एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा सामाजिक कंट्रोल हो, यानी सरकारी या जनता के हित में काम होना चाहिए, कंट्रोल होना ही चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के पास बेसिक इंडस्ट्रीज़, सर्विसेज, खनिज, रेलवे और जल यात्रा, हम कह सकते हैं शिपिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल, ओनरशिप सरकार के पास होनी चाहिए। रुपयों का डर, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग और इंश्योरेंस सिस्टम, ये सब राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में स्टेबल कैपिटलिज्म की नींव रखी गई थी। किस चीज़ की? स्टेबल कैपिटलिज्म की नींव रखी गई थी। मतलब सरकार के कंट्रोल में प्राइवेट और पब्लिक दोनों संगम होने चाहिए। ये एक इकोनॉमिक थिंकिंग थी, भले ही कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का मिक्स थी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, लेकिन लोग इससे सोशलिज्म समझने लगे बाद में जाकर। तो ये है हमारी समरी। आज हमने पूरी एक यूनिट कंप्लीट की है। तो समरी कहती है इसकी, इंडिया के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक विरासत थी, राजनीतिक और आर्थिक विरोध हुए, प्रोटेस्ट की, ये सिर्फ एक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ भी थी। और यही विरासत आगे चलकर आज़ाद भारत के लिए भी एक नई नींव बन गई। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, 19th सेंचुरी के दूसरे हिस्सों में नेशनलिस्ट नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और आरसी दत्त ने ब्रिटिश सोशल एक्सप्लॉयटेशन पर स्पष्ट आलोचना, क्रिटिक की थी। उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश राज किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहा था। शुरुआत में कांग्रेस सिर्फ एलीट लोगों, पढ़े लिखे और कुछ उच्च वर्ग के मुद्दों से जुड़ी थी। कांग्रेस जो थी उच्च लोगों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि ब्रिटिश सरकार के उच्च पदों पर भारतीयों की भागीदारी और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात हम देखते हैं। लेकिन जब एम.के. गांधी राजनीति में आए, महात्मा गांधी आते हैं, तो क्या होता है? कांग्रेस ने आम लोगों, किसानों और मजदूरों के मुद्दे उठाना शुरू किया। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ विचार और कॉन्सेप्ट्स निकले जो बाद में आज़ाद भारत की नीतियां, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनके लिए उनका आधार बनते हैं। इनमें मुख्यतः इम्पोर्टेंट शामिल थी स्वराज, जिसमें सेल्फ रूल की बात, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार, पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट, सोशलिज्म, समाजवाद, प्लानिंग, योजना बनाना और विचार, और कंसेंसस, मतलब सम्मति, सहसम्मति हो सभी की, ये सब थे इम्पोर्टेंट। तो यही आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। इसी सीरीज़ में हम ऑल यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।